सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। हमने बहुत अच्छा मूव अब एंजॉय करना शुरू करा है टचवुड भारतीय बाजारों में। पिछले हफ्ते कुछ कंसोलिडेशन टाइप मूव था, ब्रेथ कैचअप कर रहा था भारतीय बाजार। लार्जली ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आपको याद होगा ऐसे ही चला। फ्राइडे को इंट्राडे में सेकेंड हाफ में बहुत बढ़िया रिकवरी बनी थी, वो 18,060 के लेवल से जहां से हम घूमे थे। जब वो अदानी स्टॉक्स मूव करना शुरू करे, उसके साथ बैंक्स मूव करना शुरू करे थे, मूड सेट कर दिया था। और कल बहुत तगड़े न्यूज फ्लोज के बीच में हमने अच्छा मजबूत सेशन डिलीवर करा। 2.3% का उछाल, कहां 18,060 फ्राइडे के लेवल्स, कहां 18,300 के ऊपर कल का क्लोज। 1.5 सेशन में बहुत अच्छे मूव्स। उसके बाद आज के लिए जो संकेत है वो एसजी निफ्टी के तौर पे है कि फर्दर अपटिक्स होंगे शायद, लेकिन ज्यादा नहीं। फ्लैट से स्लाइटली इन ग्रीन टाइप मूड है, 20-30 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। एशिया ऐसे ही मिला जुला कामकाज कर रहा है और यूएस में भी एक्चुअली मिला जुला कामकाज हुआ। कोई डाउ देखता तो मैं डिसअपॉइंट होता, 0.5% दबाव में था। एसएनपी फ्लैट था, कोई नैस्डैक 0.5% दरअसल मजबूत कामकाज कर रहा था। फिर भी जो हमने छोड़ा था कल फ्यूचर्स के तौर पे भाव, और आज सुबह के फ्यूचर्स के भाव में डाउ फ्लैट है, एसएनपी कुछ गेन्स पचाने और नैस्डैक में अच्छे खासे गेन्स डाइजेस्ट करने। तो ये है मोटा मोटी मूव, इसीलिए हम थोड़ा सा एशिया बेहतर ट्रेड करता हुआ देख रहे हैं। लेकिन चलिए ये सब अलग बात, हमें किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, हैंडओवर कैसा हुआ यूएस से, हमारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। और वो जानने के लिए हमें देखनी पड़ेगी पिच, रात भर में कितनी नमी पिच में सेटल हुई है, कैसे पिच क्यूरेटर ने पिच को क्यूरेट करा है। अरे काम तो करा है, कल तो हरी हरी थी, रात भर में सुखा दी एकदम। तो सख्त वाली रखी आज आपने, क्या मूड है? क्योंकि मैकार्थी साहब कह रहे बहुत प्रोडक्टिव और प्रोफेशनल बातचीत हुई है। हाँ, तो हमने प्रोफेशनल पिच रखी है। हमने प्रोफेशनल पिच रखी है। प्रोडक्टिव भी है क्योंकि चौके छक्के पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। बाकी भाव को समझने की जरूरत है आपको, इंटरप्रिटेशन ये है। हाँ, फीलिंग, प्रोडक्टिव और प्रोफेशनल पिच है। प्रोडक्टिव इसलिए कि चौके छक्के मार सकते हैं, प्रोफेशनल ये कि आप कितने काबिल हैं। बाकी तो चारों तरफ ग्रीन है ही है। तो कल यूएस में भी ऐसा ही था, लोग सुबह इंतजार करते, कुछ नहीं हुआ। मज़ेदार बात यह है कि दोनों साइड की ट्रेड है। आपको पता जेपी मॉर्गन ने वहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर के बॉन्ड शॉर्ट कर रखे हैं। अब सोचो कितनी बड़ी बेट लेके बैठे होंगे। आपको लगता है कि इन्फ्लेशन नीचे आ गया है, रेट कट बंद होगा, यील्ड नीचे आएगी, मज़ा आएगा। और नहीं आया तो उल्टा मज़ा आएगा। तो ऐसी पोजीशनिंग वहाँ लगे खड़े हैं लोग ना। अभी जो बुल बीयर वाले में पढ़ रहा था अभी डिटेल में कि वो मॉर्गन स्टैनली वाले एकदम बेचो 4200 के ऊपर। बैंक ऑफ अमेरिका की जो महिलाएं जिन्होंने ये कहा है, सविता सुब्रमण्यम, वो बुलिश है 4300 कम से कम एसएनपी के लिए। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि तो 100 पॉइंट की तेजी कह रही है भाई, पूरे साल का अगर आप एवरेज लेके चल रहे हो तो मान के चलो कि नीचे ऊपर रहेगा। बट इंटरेस्टिंग ये है कि वहाँ पे भी लोग उतने ही कन्फ्यूज हैं जितने इंडिया में है कि क्या होने वाला। 7 दिन बाकी किसी को नहीं पता कि बातचीत होगी नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा वो होगा। बीच बीच में ये इस टाइप की खबरें आती हैं, पेंटागन के आसपास बम विस्फोट हो गया, AI इमेज थी वो। सो नेट ये है कि 50-50 है, किधर भी हो सकता है। वहाँ की वित्त मंत्री प्रेशर बनाए हुए धमकी दे रही हैं मैकार्थी साहब को, जो रिपब्लिकन है, कि बिल्कुल पैसा नहीं बचेगा, तनख्वाहें नहीं मिलेगी, देश ठप हो जाएगा। वैसे ये बात सही है, अगर डिफ़ॉल्ट हुआ, डिफ़ॉल्ट इन द सेंस कि पैसा नहीं बचेगा उनके पास कुछ देने के लिए, 2-4 दिन भी ऐसे अगर खिंच गया ना तो बहुत बुरी तरीके से मार्केट टूट जाएगा। अगर 1 तारीख तक डील नहीं हुई, लिंगर ऑन हो रही, चलो अब अगले हफ्ते देखेंगे, 5-6 तारीख हो गई, तो 4-5 दिन का भी आफ्टर शॉक होनी है, वो हो सकता है डेडलाइन के बियॉन्ड ना हो। तो वो अगर 4-5 दिन भी ऐसा खिंच गया ना तो मार्केट फिर टूट जाएगा अच्छे से। तो इसी इंतजार में मार्केट है कि देखते हैं किधर जाता है, क्या रिस्क है। कोई पोजीशन भी छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? रिस्क है तो इश्क है। इश्क करो, इश्क फिर आज कुछ स्टॉक बताता हूँ। बताओ। तो अब इश्क कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है वो हामी भरे नहीं भरे। हाँ, तो ये आपको वॉच आउट करना है इसको, ये स्टैंडर्ड इश्क ना 50-50 होता है। हाँ, 50 तो मेरा वाला पक्का रहता है। हाँ, वही तो 50-50 है। अब इधर का तो 50 कंफर्म है, उधर वाला पता नहीं क्या है। चलिए भाई, पहला स्टॉक, 2 इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं, स्ट्रॉन्ग नंबर्स है इसलिए मेंशन कर रहा हूं। बाकी तो खैर देखते हैं किस तरह से बिहेव। एक हाथ में तो EIH में तो बहुत तेजी ऑलरेडी हो चुकी है। खैर पहला स्टॉक है SJVN।
स्ट्रॉन्ग नंबर्स, आय में 56% का जंप, 142 करोड़ का EBITDA 309 करोड़ पे पहुंच गया, डबल से ज्यादा। मार्जिन 44% के 61% पे, 2000 बेसिस पॉइंट्स का बढ़िया इंप्रूवमेंट, 1700 बेसिस पॉइंट कह लीजिए इंप्रूवमेंट। और मुनाफा 7 से बढ़कर 17 करोड़। नंबर्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे मूव्स भी इन स्टॉक्स ने एंजॉय कर रखे हैं। फिर भी इन ग्रीन लेके चलते हैं आज के कारोबारी सत्र के लिए। EIH दूसरा है। खैर हमें पता है कि होटल स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। किसी पीयर सेट ने सारे के सारे इंडिकेट कर दिया था कि ये क्वार्टर भी बुरा नहीं है, और साल दर साल कंपेयर करते हैं इनको। वैसे कई जगह आप पढ़ रहे होंगे क्यू ऑन क्यू वीक है। यार होटल कंपनी को क्यू ऑन क्यू कैसे कैटर कर सकता हूं मैं? दिसंबर क्वार्टर को मार्च क्वार्टर से कंपेयर कैसे कर सकता हूं जब दिसंबर क्वार्टर हॉलिडे पीरियड होता है, मार्च तो एग्जाम का समय होता है, बजट का जो भी कह लीजिए सब। तो क्यू ऑन क्यू तो होटल कंपनीज कभी ट्रैक करनी नहीं है, गलत तरीका है वो। खैर हाँ ये सच है, लेकिन क्यू ऑन क्यू थोड़ा सा पस्त पड़े, जो बट नेचुरल है, हर होटल कंपनी के साथ ऐसी होता है। ईस्ट इंडिया होटल्स EIH जो ओबरॉय और ट्राइडेंट ब्रांड जोन करती है, मार्की ब्रांड्स है, गजब के ब्रांड्स हैं। 301 करोड़ से बढ़कर 637 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, 14 करोड़ का मुनाफा बढ़कर 84 करोड़ रुपीस पे पहुंचता हुआ। पर स्टॉक की 6 महीने की चार्ट, 3 महीने की चार्ट जो मिले चार्ट दिखा दीजिए, उसमें दिखेगा आपको किस तरह की ताबड़तोड़ तेजी ऑलरेडी रिजल्ट से पहले बनी हुई है। तो अब ये रिजल्ट्स के बाद लोग अपनी पोजीशन छोड़ने की तैयारी करेंगे नहीं करेंगे, ये मेरे लिए मुश्किल हो गया। देखिए तो डर है, इसे सिर्फ वॉच आउट करेंगे, इसमें कोई एंट्री करने का मन ना बनाए, वॉच आउट करें। कुछ उसके बाद समझ में आए तो अलग बात, लेकिन इस तरह की तेजी हो चुकी है। तीसरा स्टॉक मैंने रखा है वेदांता। कल मैंने आपको सुबह मेंशन करा था कि बोर्ड मीट है इंटरिम डिविडेंड पे विचार करने के लिए। रात तक अपडेट आया, उसके बाद सुमित ने आज शाम तक जब मैंने टीम इकट्ठा करा था रात में, तब तक तो नहीं आया था। उसके बाद अपडेट आ गया कि 18 रुपए का बढ़िया डिविडेंड डोल आउट कर रही है वेदांता। तो ये हर बोर्ड मीट में वेदांता से एक्सपेक्ट करिए जितना, एक तो हिंदुस्तान जिंक को मिल्क करने की पूरी कोशिश होगी, उसको सरकार भी मना नहीं करेगी क्योंकि सरकार के पास भी डिविडेंड डोल आउट होता है। तो हिंदुस्तान जिंक पैसे मिल्क करते करते अब हम उस जोन पे आ रहे हैं जब कैश एक्सेसिव निकल चुका है बुक से। अब इनको रन ऑफ द मिल कैश चाहिए बुक्स में धंधा चलाने के लिए। फिर भी इनको PLC की ऑब्लिगेशंस को निपटाना है, इसलिए डिविडेंड आ रहा है। 18.5 रुपए का बढ़िया डिविडेंड डोल आउट हुआ है। ये पहला FY24 का डिविडेंड है। साल भर में आप समझ सकते हैं किस तरह के डिविडेंड डोल आउट्स होने हैं स्टॉक से, हर साल ऐसी चमकता है। 2-3 साल में तो कैश फ्री रहता है स्टॉक डिविडेंड से ही। 18 भी मिला, 4 बार भी मिला तो 12 से 20 के बीच पकड़ लीजिए, 4 बार मिलना है, बुरा नहीं है। 4-3 साल में स्टॉक फ्री हो जाता है। और अगर वेदांता गिरा हुआ मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। सही बात। अगर क्या गया स्टॉक, ये नॉट नेसेसरली जो पिछले डिविडेंड आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा आगे भी वैसे ही रिपीट होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक के 5 बिलियन कैश को बहुत हद तक मिल्क कर चुके हैं लोग। नहीं, लेकिन कैश जनरेट होता रहता है। हाँ, ये अलग कहानी है कि कैश जनरेशन तगड़ा है, बहुत कैश जनरेशन की बात, क्योंकि जिस सेगमेंट में है ना वहाँ पे कैश बहुत बनता है यार, पंप लगा हुआ है एकदम। जैसे ये ऑयल वाले कहाँ से कहाँ फंसा दिया एक्चुअली, अग्रवाल साहब। वो अग्रवाल साहब कहते हैं तो मैं तो मिट्टी का काम करता हूँ, जमीन से निकालते ना तो मिट्टी तो है, सब सारा खनिज मिट्टी है। मिट्टी बेच कितना पैसा बन रहा है देखिए। एक बहुत अच्छा इनका मैं वो बहुत पुराना इंटरव्यू देख रहा था जिसमें इनको बैंक से लोन चाहिए था। आपने देखा वो पार्ट? नहीं, वो नहीं देखा। अपनी डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। उन्होंने बताया था कैसे उस जमाने में फिर वो होटल पहुंचे धीरू भाई अंबानी के पास, कैसे उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, उनको अपनी पार्टी में इनवाइट करा, उनके आने से कैसे बैंकर्स तैयार होकर टाइम्स माहौल, और बहुत ब्यूटीफुल चंक है। पर ये आदमी ने गजब करा है, अपने टाइम पे बहुत मेहनत करी है और कहाँ खड़ा कर दिया। अब आज की डेट में दरअसल इश्यूज अलग होंगे, लेकिन इसमें तो कोई वो नहीं कि कहाँ से कहाँ नहीं। अब इन्होंने जो नया वो चिप और फ्लैट स्क्रीन बनाने का काम करने जा रहे हैं ना फॉक्सकॉन के साथ मिलके, बड़ा 1.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है वो, ह्यूज। अच्छा, उनका प्रोजेक्ट से कंज्यूमर्स को भी बहुत फायदा है। अगर चिप डोमेस्टिकली सोर्स हो रहे हैं और सस्ते होने लगे तो आप सोचिए किस तरह से इक्विपमेंट कॉस्ट रिड्यूस होनी है इस देश में। और टीम बहुत अच्छी बनाई इन्होंने, बहुत ही अच्छे लोगों को उन्होंने हायर किया है इस प्रोजेक्ट के लिए। मतलब 30 साल का जिसके पास एक्सपीरियंस, शायद फॉक्सकॉन का एक्स है कोई, उसको हायर किया। इनका सन इन लॉ इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने एक निवेदन कराया है कि मुझे इंटरव्यू करना है,
अगेन इस पे फोकस, साइट पे जाके। अभी तो पता नहीं काम शुरू नहीं ढोलेगा में, जमीन उसी फील दे देंगे जमीन की। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली, इंडिया स्टोरी है। अभी लगेगा 3-4 साल नहीं लगेगा, 26 से 1 यूनिट शुरू हो जाएगी इनकी और 28 तक कंप्लीट, तो वॉच आउट करिए इसको। चलो टीम में फटाफट बताते हैं आपको। पीबी फिनटेक के जो ऑनलाइन इंश्योरेंस बेचते हैं, इनके रिजल्ट्स आए, रेवेन्यू बड़ा अच्छा ठीक ठाक किया इन्होंने, और एडजस्टेड एबिटा भी ले आए हैं पॉजिटिव, मार्जिन नेगेटिव से पॉजिटिव -15 से 3%, और जो 220 करोड़ का लॉस था वो घट के 9 करोड़ बचा। तो नंबर अच्छे हैं, जैसे जोमेटो ने बड़ी कोशिश की तो अच्छे नंबर आए, तो ऐसे पीवी फिनटेक। लेकिन देखते हैं कैसे बाजार इस पर रिएक्ट करता है। अगला स्टॉक है फ्यूजन माइक्रो। ये सारी कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, जितने भी फाइनेंस वाली हैं, NBFC है, माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सबके रिजल्ट बहुत बढ़िया है, तो इनके भी अच्छे हैं। इन्होंने भी काफ़ी बढ़िया किया, डिसबर्सल 17% साल दर साल और 8.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, AUM बढ़ा लिया 37%, मुनाफा काफ़ी ज़बरदस्त 6-7 गुना बढ़ के आया। तो इंटरेस्टिंग नंबर है, देखते हैं मार्केट कैसे इसको पसंद करता है। स्पेंसर्स रिटेल बहुत ही ख़राब नतीजा, नुकसान हो गया, 42 करोड़ पहले था, अब बढ़ के 61 करोड़ हो गया। रेवेन्यू फ्लैट, एबिटा लॉस, 10 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 2.5 करोड़ का लॉस, मतलब खराब ही नतीजे, तो इसको भी हमने रेड में रखा है। वैसे ये जो बैंक्स हैं, NBFCs हैं, ये कह रहे हैं इनके लिए वो आप NIM कंप्रेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो थोड़ा सा डिले हो गया है। कुछ ना कुछ पैसा तो बैंक में वापस आएगा, उनकी नियर टर्म लिक्विडिटी पैसा जो आना है वो सिस्टम में आएगा। अभी जरूर है कि 3.2 में से कितना एक्चुअली आएगा वो क्वेश्चन मार्क, SBI में सबसे ज्यादा जाएगा, तो ये सबके पास आ रहा है, तो नियर टर्म वो जो डर था वो थोड़ा सा NIM कंप्रेशन का वो एटलीस्ट रिड्यूस हो रहा है, तो मूड मॉल वैसे भी अच्छा है। हाँ, अगला है बोरोसिल लिमिटेड। कंपनी अच्छी है, कंपनी तो बहुत अच्छी है, बचपन से देख रहे हैं अपन लोग, जब वो केमिस्ट्री लैब में इसके वो बीकर्स और वो क्या कहते हैं, परखनली टेस्ट ट्यूब और बीकर वगैरह सब इस्तेमाल करते थे। कहाँ आज तब से चल रही है, तब से नाम है, तब से सिक्का चलता है। खैर नंबर्स थोड़े से ऑपरेशनली वीक हैं, इसलिए लाल लेके चल रहा हूं। आय में 17-18% का जंप, एबिटा गिर गया 2%, 1.25% के आसपास, मार्जिन 300 बेसिस पॉइंट, टू बी प्रिसाइज 990 बेसिस पॉइंट मार्जिन गिर गया, और मुनाफा 35-36% दबा। तो ऑपरेशनली थोड़ा सा गड़बड़, इसलिए सिर्फ लाल रखा है। फिर लाइए बॉम्बे बर्मा को स्क्रीन पे, मतलब गो फर्स्ट के पापा प्रमोटर। कल खबरें ऐसी आ रही है, कल वो कोर्ट की तरफ से NCLAT की तरफ से अच्छा फैसला इनके फेवर में जो आया है, उसके बाद अपडेट जो आए हैं, उस फैसला क्या था बेसिकली कि वो बैंक गारंटी को इनकैश एक दिग्गज बैंक करना चाहता था, NCLAT ने रोक दिया है, स्टेटस को मेंटेन करा गया है। वो इनकी जो गुहार के बाद अब खबरें ऐसी हैं, ये नेटवर्क एक्सक्लूसिव है, अब ये ऑफिशियली होता ही नहीं होता, ये देखना पड़ेगा, पर रिलीफ है अगर ऐसा हो रहा है। गो फर्स्ट अपने ऑपरेशंस को एंड ऑफ दिस मंथ 23 तारीख को हम खड़े हुए हैं, अगले हफ्ते तक अपने ऑपरेशंस को रिज्यूम करने की तैयारी कर रहा है। हाँ, शुरुआत में एक स्मॉल फ्लीट के थ्रू ऑपरेशन शुरुआत होंगे, पर वो खबर इंटरेस्टिंग है। हम सब मान के चल रहे थे अभी उड़ना मुश्किल है, देखते हैं ये वाकई हो पाता है नहीं हो पाता है। कर पाई ये कंपनी तो गजब है, देखते हैं। बॉम्बे बर्मा के लिए सेंटिमेंट पॉजिटिव, हालांकि बॉम्बे बर्मा उतना गिरा भी नहीं था जब गोफर्स की कंसर्न, या फिर इस ग्रुप की एंटिटीज, वाडिया ग्रुप की एंटिटीज बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं हुई थी इस डेवलपमेंट पे। जब बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं हुई थी तो बहुत ज्यादा चलने की उम्मीद गुंजाइश भी नहीं है, पर सेंटिमेंट पॉजिटिव है, इसीलिए ग्रीन रख रहा हूं। और छठा स्टॉक आज का है एस्ट्रा माइक्रो। इसकी जो जॉइंट वेंचर है एस्ट्रा राफेल, उसको 158 करोड़ रुपए का डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग DPSU जो हम कहते हैं उससे ऑर्डर मिला है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, उसके सप्लाई इसका ऑर्डर मिलता हुआ एस्ट्रा माइक्रो को ग्रीन रख दिया इस ऑर्डर बैक करने की न्यूज पर। 3 हो गए आपके, 6 हो गए मतलब टोटल मार के। तो फोर्थ स्टॉक है गुजरात अल्कलीज, और इनके भी नतीजे बहुत ही खराब है। प्रॉफिट 67%, रेवेन्यू फ्लैट बिल्कुल, एबिटा 31% नीचे, मार्जिन जो है 31 से घट के 21% आ गया।
₹23 के इन्होंने लेकिन डिविडेंड दिया, अब क्या इससे सपोर्ट मिलेगा, लेट्स सी। बट नतीजे तो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। और वैसे भी केमिकल वाली कंपनीज के रिजल्ट्स ख़राब आ रहे हैं। HEG जो एक स्टील कंपनियों के लिए काम करती है, उसके भी रिजल्ट काफ़ी ख़राब है। ग्रॉस मार्जिन 7% नीचे है, प्रॉफिट 23% घट गया है। और मतलब कहाँ पे आप देखो, एबिटा 22-21% नीचे आ गया है इसमें, लेकिन ₹42 डिविडेंड है। अब क्या डिविडेंड प्ले होगा इसमें? मुझे लगता है स्टील इंडस्ट्री पूरी बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, तो शायद वर्क ना करे, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत ख़राब है, इसमें कोई शक नहीं। तो HEG भी इसलिए रेड में रखा है। रिजल्ट बढ़िया है गरवारे टेक्निकल के, ये स्पेशलाइज रस्सी उस्सी बनाते हैं, ये मछुआरों की जाल वगैरह भी बनाते हैं, ये बहुत बढ़िया कंपनी है ये। 370 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने क्लॉक किया है, 35% ऊपर। मुनाफा 60 करोड़ है, 63% ऊपर। मार्जिन इम्प्रूवमेंट, तो नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं। हाई टिकट साइज स्टॉक है थोड़ा, लेट्स सी कि क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है नतीजे काफ़ी बढ़िया हैं और मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है इनका, गरवारे टेक्निकल फाइबर का, तो इसलिए इसको हमने ग्रीन में रखा। 6 स्टॉक हो चुके हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स आपका। और अब 7वां स्टॉक है ITI। इस खबर इसमें आ रही है कि 3889 करोड़ का इनको एक ऑर्डर मिला BSNL की तरफ से, 4G रोल आउट कराएंगे। 4G, 5G खत्म होने वाला, भी 4G पे अटके हुए BSNL वाले। लेकिन चलो खैर, ITI को एक ऑर्डर मिला है तो उसको ध्यान में रखा जा सकता है, ग्रीन में इसलिए रखा है इसको मैंने। अगले 3 स्टॉक्स में एक DLF है, मुझे लगता है काफ़ी पॉजिटिव मोमेंट इसमें चल रहे हैं, और जिस तरह की स्ट्रेंथ दिख रही है उस स्टॉक में, तो एक मोमेंटम चेस किया जा सकता है DLF में। ये देखिए कल भी ऊपर था। उसके अलावा ITC में ध्यान रखना चाहिए, ये भी मुझे लगता है कि रिजल्ट्स के बाद थोड़ा ठहराव आया है और अब फिर इसमें एक मोमेंटम चेस करना चाहिए, कल ऊपर था ये। और आखिरी स्टॉक है चेन्नई पेट्रोलियम। आपने देखा होगा HPCL, BPCL, IOC ने दमदार रिजल्ट पेश किए थे। आगे जाते हुए इन कंपनियों को क्या लाभ हो सकता है? चेन्नई पेट्रोलियम का रिजल्ट है, क्यों लाभ होगा इसमें? क्योंकि इनका जो फाइनल प्रोडक्ट है ना, वो बढ़िया बिक रहा है और प्राइसिंग की पावर इनके पास आ चुकी है। तो चेन्नई खास तौर पे इसलिए क्योंकि IOC को अब दिक्कत नहीं है प्राइस कट करने की, और वो बहुत कुशनिंग पे काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है चेन्नई भी ध्यान रखना चाहिए, ये स्टॉक यहाँ से काफ़ी ऊपर जा सकता है। 347 का भी चल रहा है, तो थोड़ा बहुत टारगेट के लिए ग्रीन में इसको आगे रखा है। चलिए भाई, 2 लार्ज ट्रेड्स हुए थे। एक तो मैट्रिमनी, इसमें कल कार्नेलियन एसेट एडवाइजर्स ने 1,35,000 शेयर्स के आसपास खरीद लिए। ठीक है, तो इस स्टॉक को ग्रीन रखते हैं। कार्नेलियन विकास खेमानी का फंड है। मैक्स हेल्थ केयर, इसमें भी कल एक बढ़िया लार्ज ट्रेड हुआ था। GQG पार्टनर्स इमर्जिंग मार्केट इक्विटी फंड ने कल 75.5 लाख शेयर्स मैक्स हेल्थ केयर के खरीदे। ये स्टॉक गजब का री रेट, साल भर का चार्ट रख दीजिएगा स्क्रीन पे। लंबे कंसोलिडेशन के बाद बहुत तगड़ी रेटिंग के मूड में 550 के लेवल्स पर कल ये खरीदारी हुई है, जहां पे स्टॉक खड़ा हुआ है। ये देखिए कंसोलिडेशन, उसके बाद री रेट हो रहा है और कल बड़ा पैसा, बड़ा स्टॉक उठाया गया है। स्पार्क, सन फार्मा एडवांस्ड रिसर्च कंपनी, इसको रेड रख रहा हूं। दरअसल नंबर्स खराब है। वैसे हम सब जानते हैं स्पार्क के नंबर्स इरेटिक ही रहते हैं, पर दिक्कत ये है कि घाटे से उभर नहीं पा रहे लोग। आय 47 करोड़ रुपीस की साल दर साल, एबिटा लॉस 66 करोड़ से बढ़ के 90 करोड़ रुपए पे, नेट लॉस 71 करोड़ से बढ़कर 82 करोड़ रुपीस पे पहुंचता हुआ, और क्यू ऑन क्यू वो मुनाफे से वापस घाटे में आ रही है। वैसे ये नंबर से पहले स्टॉक करेक्ट होना शुरू हो चुका है, कल भी 4-5% गिरा हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन लग रहा है नंबर्स पे तो लाल ही रखना चाहिए। अब देखते हैं आज बिहेव कैसे करता है। और लास्ट में जाते हुए एक सरकारी से शुरू करा था SJVN, एक सरकारी से ही खत्म कर देता हूं, इंटरेस्टिंगली BPCL। नंबर्स अच्छे, पर शायद हमें पता चल गया था जब किसी IOC के, किसी HPCL के नंबर्स आए थे कि एक्सपेक्टेशन से बेहतर ऑपरेशनल परफॉर्मेंसेज ये कंपनी डिलीवर कर रही है, एनालिस्ट एस्टिमेट्स मिस कर रहे हैं। वो आइडिया लग चुका था काफ़ी हद तक, क्योंकि लास्ट आया उस कड़ी में नंबर, तो अभी बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं है। पर नंबर्स की बारीकी समझिए, रेवेन्यूज़ का आंकड़ा एक्सपेक्टेशन से बेहतर है, वो डिटेल स्क्रीन पर आती रहेंगी।
EBITDA मार्जिन 3 हम क्यू ऑन क्यू देखते हैं इन कंपनीज को, 3.6% से बढ़कर 9.4%। स्ट्रीट मान रहा था कि 3.6 से बढ़ेगा लेकिन 7.6 पे आएगा, कहा 9.4 पे आ गया। ये मार्जिन की पिक्चर, नंबर्स अच्छे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा भी अच्छा है क्योंकि मार्जिन इस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं। इसको ग्रीन रख के चलते हैं 10 पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार